सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि आप ये कप उठाने का क्या लेंगे? चीजें आए कप उठाने के लिए तो विराट कोहली को 18 साल लगे, मुझे 8 सेकंड लगे। तो कैसा चल रहा था आपका कामकाज वगैरह? सही है, चल रहा है। काफी ज्यादा भी नहीं है और काफी कम भी नहीं है। तो आजकल आप क्या काम कर रहे हैं फोटोग्राफी के अंदर? कोई नई चीज आपने सीखी हो? एज अ सीकर आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो? अगर मैं कहूँ स्किल्स की तो फोटोग्राफी इज आर्ट, तो हर चीज हर लोगों को नहीं जमता। तो उसके अलावा अगर कुछ सीखी मैंने चीज तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, करेक्ट। कभी किसी से लड़ाई हुई क्लाइंट से? लड़ाई हाथ पाँव उठे? कि उनको मारने से ज्यादा तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको सुना के ही उनको दिखा दूँ, क्योंकि मारा हुआ ना एक बार मिट जाएगा, पर बोला हुआ वो पूरे लाइफ टाइम याद रखेगा कि उसकी इंसल्ट कैसे हुई थी। बीइंग अ सीकर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले सम चेज डिग्रीज, अदर्स चेज ड्रीम्स, एंड दोज अदर्स आर सीकर्स। आज हम मिले एक ऐसे ट्रू सीकर से जिन्होंने शटर के पीछे अपनी एक दुनिया बसाई। डिग्री नहीं, स्किल का फोकस था और अपनी कहानी खुद बनाई, फ्रेम बाय फ्रेम। लेट्स वेलकम प्रदीप गजरे। नमस्ते प्रदीप भाई, कैसे हो? नमस्ते। आपका एक फैंटास्टिक इंट्रो हमने जस्ट आपके पॉडकास्ट शूट से पहले ही किया, एंड आपके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी है, सुनी है। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि आप ये कप उठाने का क्या लेंगे? दिखा दीजिए यार एक बार, कप तो चाय वाय पीजिए यार। आए हैं कप तो। उठाने के लिए तो विराट कोहली को 18 साल लगे, मुझे 8 सेकंड लगे। दिस वाज वेरी गुड। नसीब चाहिए कप उठाने के लिए। नसीब तो चाहिए, नसीब। सो कैसा चल रहा था आपका कामकाज वगैरह? सही है, चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है और काफ़ी कम भी नहीं है, बट ऐसा बोल सकते कि पहले से काफ़ी कम है। क्या काम कम हुआ है? काम कम हुआ है, यस। मतलब ऑटो पायलट मोड पे चला गया आपका काम? नहीं, वैसा नहीं है। अगर मैं बोल सकता हूँ तो हर कोई एज अ फोटोग्राफर इंडस्ट्री में है। जैसे कि आज मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरे अंडर एक टीम है, मैं उसको सिखा रहा हूँ, उसके बाद वो खुद सीख के खुद काम कर रहा है। तो उसके वजह से जिस चीज़ का मैं लाख रुपए ले रहा हूँ उसको 25,000 में कर रहा है। अच्छा। तो अगर नॉलेज नहीं होने के हिसाब से अगर एक क्लाइंट करके सोचूंगा तो जो चीज़ मुझे लाख रुपए में मिल रही है वो मैं 25,000 में ही करूँगा ना। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों का जो शटर है बंद हो रहा है। तो आजकल आप क्या काम कर रहे हैं फोटोग्राफी के अंदर? कोई नई चीज़ आपने सीखी हो? एज अ सीकर आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी स्किल सेट है बराबर। कोई नई चीज़ आपने सीखी हो, बिकॉज यू आर अ सीकर। तो सीकर जो होते हैं वो घड़ी घड़ी बार बार अपने स्किल्स पे काम करते रहते हैं, लाइक यू ऑल आर डूइंग। तो आपने कोई स्किल अपग्रेड करी हो अपनी? अगर मैं कहूँ स्किल्स की तो फोटोग्राफी इज़ आर्ट, वो हर चीज़ हर लोगों को नहीं जमता। तो करियर की शुरुआत ही फोटोग्राफी से हुई थी और फिर धीरे धीरे सीखता गया। फ़ोटो एडिटिंग बेसिक लेवल पे, नॉट प्रोफेशनल, बिकॉज मुझे एक अच्छे एडिटर बनने से अच्छा फ़ोटोग्राफी पे फोकस था। फिर धीरे धीरे मार्केट का ट्रेंड आया तो ड्रोन सीख लिया मैंने, ड्रोन फ्लाई करता हूँ अभी। अब ड्रोन पायलट भी बोल सकते अच्छा, हो। ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं आप? ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं। उसके अलावा अगर कुछ सीखी मैंने चीज़ वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, करेक्ट। अगर मुझे 500 की चीज़ 700 में बेचने आ रही है तो वो स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है रादर देन माई फोटोग्राफी स्किल्स। तो आपका भी ऐसा मानना है कि फोटोग्राफी के आपके जो इंडस्ट्री है उसमें और भी स्किल्स ज़रूरी होती है? यस, अगर एक फ़ोटोग्राफ़र को जिस टाइप का वो शूट कर रहा है उसका उसको नॉलेज होना चाहिए। उस जो चीज़ हो रही है, जैसे मान के चलते कोई कॉरपोरेट और वेडिंग्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कॉरपोरेट का मीटिंग कैसे स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, कौन स्पीकर है, या मिनट्स जो होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं एक समरी, उसके पास पहले से होनी चाहिए। 90% फोटोग्राफर्स नहीं देखते उस चीज़ को कि इवेंट कैसा जाएगा, उसकी समरी क्या होगी। वेडिंग्स में भी बहुत सारे फोटोग्राफर जो वेडिंग फोटोग्राफर हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कितने बजे दुल्हन का एंट्री है, कितना बजे दुल्हन का एंट्री है। बस कैमरा और फ्लैश लेके खड़े रहते हैं, जो जैसा आया वैसा उसका फ़ोटो खींच के क्लाइंट को डिलीवर करते रहते हैं। तो आपके हिसाब से कैसा क्या सही होना चाहिए, क्या सिस्टम होना अगेन चाहिए? मैं बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन होनी कम्युनिकेशन, चाहिए। नंबर वन थिंग इज कम्युनिकेशन।
अगर मैं बताऊँ कि फ़ोटोग्राफी में कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो आप उस चीज़ को कर ही नहीं सकते हो। हम्म। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि दुल्हन को कैसा शॉट चाहिए, या उसने ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ वगैरह, तो अगर उसने कोई शॉट देखा है कि नहीं भाई मतलब मेरा ये एंगल से फ़ोटो मैंने किसी ब्राइड का देखा था, तो वो देख के ही वो हॉल बुक करती है, वो देख के ही वो फोटोग्राफर भी बुक करती है, पर वैसा डिलीवर नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो कम्युनिकेशन इसे कि आप आपके क्लाइंट के साथ बात करो 1 डे बिफोर, वो आपको अच्छे फ़ोटो चाहिए तो डेफिनेटली आपको टाइम देंगे। आप क्या लेते हो इनिशिएटिव इन सब चीज़ों में? आप कैसे काम आसान करके देते हो लोगों का? अभी जिस लेवल पे मैं हूँ वहाँ पे मैं वेडिंग फोटोग्राफर होके भी वेडिंग के दिन कैमरा हाथ में नहीं लेता हूँ। हम्म। उसके पीछे का रीज़न है कि मैं जैसा काम ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ उससे ज़्यादा है कि मैं काम करवा सकता हूँ। ये भी आपकी एक स्किल है। ये मेरी स्किल है। हाँ। और काम करा, जैसे गधा जो है वो वज़न लेके चल सकता है, पर गधे को डायरेक्शन देना उसके मालिक का काम है। तो एक अच्छे फोटोग्राफर से ज़्यादा पैसा एक अच्छे मालिक में है। तो यही चीज़ जैसे लाइफ ऑफ लेसन बोलते हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पैसा मैं कुछ भी करूँ, कोई भी कुछ भी करे, अल्टीमेटली एम तो उसका पैसा कमाना ही है। तो अच्छे फोटोग्राफर से ज़्यादा पैसा अच्छे मालिक बनने में है। तो आपके जो फोटोग्राफी के जो आपका है करियर, उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको सीरियसली नहीं लिया हो? शुरू में आपको कितने साल हो गए करते हुए? अगर देखने जाएंगे तो एज पर माई एज मुझे 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, जब मैंने डे 1 पे फ़ोटो कैमरा हाथ में पकड़ा। और ऐसे बोलने जाएंगे तो 17 साल भी हो गए, जैसे कि कोई ऑफिशियली नहीं करते उस चीज़ को पर करते रहते हैं। तो सीरियसली नहीं लिया ये चीज़ आज भी हमारे साथ होती है। बिकॉज क्लाइंट जो है आज के डेट पे, जो क्लाइंट्स है और जो यूथ है, वो वर्चुअली चीज़ों को देख के वैसा अज्यूम करके एक इमेज क्रिएट कर लेती है और वैसा ही एक्सपेक्ट करती है कि नहीं भाई मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली और वर्चुअली चीज़ों में इतना डिफरेंस है कि उनको जो एक फ़ोटोग्राफर अच्छा डिलीवर कर सकता है वो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उनके ओवर एक्सपेक्टेशंस है। उससे आप डील कैसे करते हो? मैं सबसे पहले मेरे क्लाइंट्स को नॉलेज देता हूँ कि अच्छा, क्लाइंट्स को नॉलेज। हाँ, कि बिफोर दी वेडिंग्स, जब मैं एडवांस लेने से भी पहले, ये मेरा सिनेमाटोग्राफर है ऐसा काम करेगा, ये मेरा ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर है ऐसा काम करेगा, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर का ये काम होगा, कैंडिडेट वालों का ये काम होगा। तो जब उसको पता चलेगा तब वो आपको रिस्पेक्ट देगा। नहीं तो एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर को बुला के वो बोलेगा अरे इधर आ, ये भी शूट कर, छोटी छोटी चीज़ें। तो सिनेमाटोग्राफर का काम कहीं ना कहीं है भी, पर कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर का काम है। तो वो नॉलेज ही क्लाइंट को नहीं है तो आपको उसी लेवल से ट्रीट करेगा आपके पूरे इवेंट में, फिर उसको आप मन में ले लोगे और उससे थोड़ा दुखी हो जाओगे। तो आपका रिस्पेक्ट आपका बनाना है तो आप क्या करते हो उसका नॉलेज आपके क्लाइंट को आपको देना पड़ेगा। कभी किसी से लड़ाई हुई क्लाइंट से ये सब चीज़ों को लेके? बेसिकली 3 क्लाइंट से हुई हाथ लड़ाई। पाँव उठे? नहीं समझा, सॉरी। हाथ पाँव उठे? नहीं, हाथ वाथ उठने तक तो नहीं गया पर यस, जो हाथ उठने जैसा अगर सिनारियो कहूँ तो हमने हमेशा अपना पेशेंस लेवल नहीं छोड़ा एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। पर कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि डंडा निकालना पड़ता है। कि उनको मारने से ज़्यादा तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको सुना के ही उनको दिखा दूँ, क्योंकि मारा हुआ ना एक बार मिट जाएगा पर बोला हुआ वो पूरे लाइफ टाइम याद रखेगा कि उसकी इंसल्ट कैसे हुई थी। तो जो क्लाइंट ने ओवर किया, आप एक दिन के लिए किसी को काम पे रख रहे हो, किसी को खरीद नहीं रहे हो, तो आपको मार्केट में वो आपके लिए सर्विस दे रहे हैं तो आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी। आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हो तो वो आपका नौकर नहीं है। करेक्ट। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वर्कर और सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका नौकर अलग चीज़ है और आपको सर्विस देने वाला अलग चीज़ है। नौकर वो होता है जिसको आप 30 दिन की पगार दे रहे हो, तो आप उससे चाहिए उतना काम करा लो, वो करते रहेगा, उसकी मजबूरी है। पर सर्विस प्रोवाइडर का ऐसा नहीं है, उससे जो आपकी डील हुई है लिमिटेड चीज़ों के आपने पैसे किए उतने ही आपको चीज़ें देगा। उससे ज़्यादा आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके
कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो एक बार वो दे भी दे, पर तब तक जब तक आप उससे प्यार से बात कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो तो वो आपके जैसे रोज़ या हफ्ते में 100 अलग लोगों से मिलता है, तो उसको आपसे ज़्यादा पता है अच्छे से कि आपसे कैसा डील करना है। तो ज़्यादा मुश्किल क्या था आपके करियर में, स्किल सीखना या लोगों को कन्विंस करना? लोगों को कन्विंस करना। स्किल तो आप स्किल तो सीखने के लिए कैसा है कि जिसको एम ही नहीं है ना लाइफ में, उसको आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करा दो तो भी वो नहीं सीखेगा। मतलब लोगों का काम होता है ना, जैसे घोड़े को तालाब तक लेके जाना काम है, पानी पीना नहीं पीना, तो वो स्किल का मैटर करता है। पर लोगों को कन्विंस करना तो जैसे मराठी में बोलते कि गाढवा समोर गीता वाचली तरी सकाळी उठून रामाची सीता कोण। मतलब गधे के सामने आपने रामायण भी पढ़ लिया तो भी आपको दूसरे दिन वो पूछेगा कि सीता राम की कौन लगती थी। तो वैसा ही पार्ट है स्किल और क्लाइंट कन्विंस में। तो जिसको मैच्योर है, जो अच्छा मैच्योर है, दो तरह के लोग होते हैं, एक समझना चाहते हैं और एक नहीं समझना चाहते। तो जिसको नहीं समझना है उसको आप पूरा रात भर भी एक्सप्लेन करोगे, नहीं सर, तो वो इंट्यूशन तो आ ही जाता होगा कि यार ये समझना नहीं चाहता, व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम, आ जाता है। पर सी अल्टीमेटली मैंने बोला क्या, मेरा एम है पैसा कमाना। तो अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है उस एक दिन के लिए। ये उस दिन का मोटिव है। तो आपका बिलीफ सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ कि आप कैमरा उठा के फोटोग्राफी कर सकते हैं? आपने किसके अंडर ट्रेनिंग ली? देखिए, ट्रेनिंग अगर मैं देखने जाऊंगा ना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सिखाया, तो ऐसा स्पेसिफिक क्रेडिट मैं किसी एक ही बंदे को नहीं दे सकता। एक कि जब स्कूल कॉलेज में होते ना, मतलब अरे कैमरा रेंट पे ले लिया, फ़ोटो खींच ली, फेसबुक पे डाली, तब कैप्शंस का ज़माना था, अलग अलग कड़क कैप्शंस डाल के DSLR वाली फ़ोटो डालना। पर उसका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आईफोन्स ने और बड़े बड़े मोबाइल ने ले लिया, तो ट्रेंड ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं। पर जब उस दिन कैमरा उठाया तब उस दिन लगा कि अरे यार, मेरा महीने का पगार, कहीं मैं जॉब करता हूँ तो 6,000 है, अगर ये दिन 700 रुपये 800 रुपये रेंट पे कैमरे मिलते हैं, तो अगर जिसका कैमरा उसको 700 रुपये दिन का मिल रहा है, मतलब उसका 10 दिन का हो गया 7,000, 20 दिन का 14 और 30 दिन का 21,000, और 21,000 तो मेरा कम से कम 6 महीने का सैलरी है। तो ज़्यादा पैसा इसमें है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जो आवड़, मतलब कैसे हिंदी में उसको बोलेंगे, आर्ली चार्जेस नहीं, एक पसंद बन गई हो कि कैमरा हाथ में अच्छा। लेना है, बटन दबाना है, क्लिक करना है, वो कैलकुलेशन समझना है, कितने लेवल पे उसको एक्सपोजर ISO डालना है और क्लिक करना है, वो जो पसंद बन गई, वो पसंद से पैसा आना अपने आप शुरू हो गया। तो आपने फर्स्ट सैलरी का किया गया, आपने वापस इक्विपमेंट में डाल दिया या नहीं? मेरा बचपन से ही जो करियर रहा या मेरी लाइफ रही, वो हमेशा स्ट्रगलिंग ही रही। अच्छा। कि आए हुए पैसे से सबसे पहला मोटिव था तो घर चलाना। तो जब पहला कैमरा लेने का सोचा तो काफ़ी सारे लोगों ने, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000 मदद की। तो थैंक यू उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, और उन्होंने मेरे पे ये सोच के मुझे पैसा दिया कि अगर इसको पैसा देंगे तो वेस्ट नहीं करेगा, ज़रूर कुछ इससे आगे करेगा। और 11 साल, 8 साल के बाद आज इस लेवल पे हम हैं। तो आपको लोगों ने मदद भी किया, किसी ने आपको एक्सप्लॉइट किया, और फिर उनसे आपने क्या सीखा? कैसे लोगों से कैसे दूर रहे? जो लोग हंस रहे थे मेरे पे, हाँ। अगर मैं कहूँ कि जो लोग हंस रहे थे कि अरे यार क्या कैमरा लेगा, वही हिंदी में बोलते हैं चमड़ीगिरी करेगा और फालतूगिरी करेगा, और मतलब वेस्ट कर रहा है, हमारे भी पैसे मांग रहा है, उधार मांग रहा है। तो जो लोगों ने नहीं दिए ना, उनसे मैं सबसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ। अगर उनको मेरी सर्विस प्रोवाइडर है तो भाई तुझे चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो तेरे लिए मार्केट में फ्रीलांसर सस्ते में अवेलेबल है। और जो लोगों ने मदद की, वो अगर मुझे फ्री में भी बुलाते हैं शूट करने तो भी मैं उनको कभी मना नहीं करता हूँ। तो ये होता है कि किसी पे बिलीव करना और उसको सपोर्ट करना, ना कि उस पर हंसना। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई 2 साल पहले उसने किया था और कुछ नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है बॉस। ये 22nd सेंचुरी है, तो काफ़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो डॉली चाय वाला है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे बन गए। वो तो
मतलब नहीं बोलना चाहिए अभी किसी के ऊपर, बट ठीक है, उसका ग्रोथ है। हाँ हाँ, उसने भी तो कुछ मेहनत करी होगी। मेहनत की ना उसने उसने ये नहीं सोचा कि क्या लोग मेरे पे हंसेंगे और कौन चार लोग, कुछ नहीं, मुझे करना है, मुझे पसंद आ रहा है। वो किसी को नहीं गया कि भाई आओ मेरे यहाँ पे टपरी पे यार वीडियो बना और पोस्ट करनी, लोगों ने बनाया। तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे अपना आपका रास्ता बनाया, कैसे कॉन्टेक्स्ट बनाया? जो आपके अंदर का डर था, डर तो लगता ही है, उसको कैसे भगाया आपने? कोई आपके अच्छे दोस्त मिले, कोई मेंटर? नहीं, घर अगर वाले मैं आपको कौन सा? कहूँ तो मेरे को किसी ने आज तक ऐसा मोटिव नहीं किया कि बेटा तू ये कर ले, वो कर ले, आगे बढ़ेगा। जो मेरा मोटिवेटर था और मेंटर था, वो मेरी थी घर की सिचुएशन। तो उसको देख के ही मुझे पता था कि लाइफ में पैसा होने से कुछ नहीं होगा, बहुत पैसा होने से ही कुछ होगा। तो उसके लिए तो कुछ करना है, तो मैं टाइम वेस्ट करूँ या कुछ करूँ। अभी एक चीज़ जो मुझे सोचनी थी ऐसे, जो कभी बंद नहीं होगी, वही मुझे पैसा दे सकता है। एक फोटोग्राफी। थी फूड इंडस्ट्री, लोग होटल्स चलते रहेंगे, खाते रहेंगे, कितना भी घर में खाना बनाए होटल में खाएंगे ही। तो इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती, वेडिंग इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि लोग शादी करेंगे। आपको पता है पहले लोगों को खाना खिलाने में ज़्यादा पैसा वेस्ट करते थे। और वेडिंग इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री तो आपस में तालमेल भी है। यस, तो लोग आज के डेट पे अगर देखोगे, कोई बड़े बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स 25 लाख रुपया 30 लाख रुपए की वेडिंग शूट करते हैं। उनके 10,000 क्लिक में सिर्फ 25 फोटो ही अच्छे होते हैं, और वही वो दिखा के। तो पैसा किस बात का लेते हो फिर? मतलब क्या होती है वो वैल्यू? इमोशंस कैप्चर जो करते हैं वही प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। इमोशन कैप्चर कर। जो फोटो कैप्चर करते हैं वो फोटोग्राफर्स हैं, जो इमोशंस कैप्चर करते हैं वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, क्योंकि उनको दिख रहा है वो दर्द जो है, उनको दिख रहा है। जैसे विदाई का दर्द है, जब ब्राइड फर्स्ट टाइम आ रही है और फर्स्ट टाइम ग्रूम को दिख रही है, वो जो दर्द, वो जो दो लोग मैच में होता है ना, एक अंपायर और एक थर्ड अंपायर, तो जो थर्ड अंपायर को दिख रहा है वो सामने वाले अंपायर को नहीं दिख रहा है। तो बस जो थर्ड अंपायर है वो, उसका काम प्रोफेशनल हम बोल सकते हैं। मतलब जो आई व्यू है कि मुझे अलग तरीके से कैसा दिख रहा है वो सामने जो सिचुएशन चल रहा है, उस समय मेरे माइंड में मेरा कोई अंतर युद्ध चलता है ना, किसी का घर के तकलीफ दिमाग में चलती है, तो सामने वाले का क्या ही शूट करेगा। वो घर में सोच रहा है कि मेरी माँ बीमार है, मेरा ये है, तो इमोशंस कभी कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। तो फील्ड पे फोटोग्राफर को जो है क्लीन माइंड ही रहना पड़ेगा कि भाई तुम किसी से पैसा ले रहे हो तो उसको अच्छा डिलीवर करो। इन द मोमेंट रहना पड़ता है हर जगह, प्रेजेंट में। नहीं भी रहेंगे तो खाली फोटोज दे रहे ना, वो बड़ा कैसे बनेगा। कभी सेल्फ डाउट हुआ आपको कि आप किसी वेडिंग में गए, अच्छा फोटो खींचा, लेकिन घर पर आकर आप सोचे कि यार ये मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया? ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था? हाल ही में कभी हुआ है? नहीं, ये चीज़ है 2020-21 की। एक काफ़ी बड़े फोटोग्राफर है, तो नाम नहीं मुझे रिलीव, मतलब फेमस है वो? नहीं ठीक है, फोटोग्राफर है, एक अच्छा छोटा स्टूडियो उनका। नहीं, नाम मत लीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे एक उनके वेडिंग शूट पे भेजा था पुणे। अब मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला तो अकेला फोटोग्राफर है, लॉकडाउन वाला पीरियड था, तो एक होटल के अंदर बंद करके पुणे में वो शादी शूट हो रही थी। तो उसके लिए मुझे सुबह 4 बजे कुर्ला जाना पड़ा, वहाँ से बस में बैठ के पूना जाना पड़ा। फिर वहाँ पे वो 11 बजे शादी शुरू हुई, जो रात में 10 बजे ख़त्म हुई। फिर वहाँ से निकले, दूसरे दिन सुबह 4 बजे आया। तो इन सब बीच में जब फोटोग्राफी कर रहे थे ना, तो ब्राइड साइड से जो मैं फोटोग्राफर था वो था मैं अकेला, और ग्रूम साइड से थे कम से कम 11 फोटोग्राफर्स। फाइनेंशियल कंडीशंस अप एंड डाउन हो सकते, तो अब सोचो उस समय उन 11 फोटोग्राफर्स ने मुझे कैसे ट्रीट किया होगा। एक अकेला बंदा उन 11 लोगों के बीच में जाके वही शूट कर रहा है जो 11 लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि 11 लोग, मल्टीपल कैमरे, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल ए, और एक फोटोग्राफर। तो तब क्या आप रोए फिर घर पे आके? मैं रोया ऐसा नहीं था, पर मुझे बुरा लगा कि अरे यार, मतलब कि जो गरीबी है, इंसान की मजबूरी है, वो इंसान को यहाँ ला के खड़ा करती है। तो 1 मिनट के लिए बुरा उस ब्राइड के लिए भी लगा कि वो अच्छी टीम हायर नहीं कर पाई, और बुरा खुद के लिए भी लगा कि कभी कभी होता है ना बेटा, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। तो उस टाइम पे वो मेरा मोटिवेशन था कि इन सब के बीच में मैं अकेला कहीं ना कहीं खड़ा हूँ। डेफिनेटली उस समय मेरी फोटोग्राफी
उतनी भी अच्छी नहीं रही होगी और उस पर्सन को भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, पर उसने ये चीज़ अडॉप्ट नहीं की। उसने ये चीज़ को समझना चाहिए था कि 11 लोगों के सामने एक का टिकना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पर यस, कुछ शॉट्स जो ऐसे थे जो 11 लोग भी नहीं ले पाए। और आगे का क्या आपका है अपने करियर को लेके, कहाँ तक आप सोच रहे हो? एक्सपेक्टेशंस है, कुछ कुछ काम चालू है अभी? अभी मैं बताता हूँ, जिन भी लोगों के वेडिंग्स हमने शूट्स की ना आज तक, एटलीस्ट 90% लोग जो है वो कभी दूसरा फोटोग्राफर हायर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी टीम का बिहेवियर देखा है, हमारा काम देखा है, हमारी डिलीवरी देखी है। मैं भी अपनी बहन की शादी में आप ही को बुलाऊंगा अब तो। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जोधपुर चलना पड़ेगा। चलेगा। जोधपुर जयपुर, हाँ। तो बंदा किसी दूसरे को काम देगा ही नहीं। अब बचता 10%, तो बजट को लेके या उसके खुद के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है दूसरे को हायर करे। पर आज भी आप अगर गूगल पे भी सर्च कर दो बेस्ट फोटोग्राफर इन मुंबई, तो शायद आपको फर्स्ट या कहीं थर्ड या कहीं 22nd या 25th पोजीशन पे गजरे फोटोग्राफी दिखेगी। आज मुंबई के 1000 लोगों के कंपटीशन में खुद को एटलीस्ट मेरे हिसाब से 30 के अंदर लेके आना छोटी बहुत बात बड़ी भी नहीं बात है भाई ये मेरे हिसाब से, और बड़ी बात तो है ही ऑब्वियसली। पर ये सब आपको कब मिलता है प्यार? जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे और अच्छा सोचोगे, हाँ। तभी मिलेगा। उसके अलावा तो शुरुआत घर वालों से होती है अच्छा सोचने से? एक तो मैं आपको बताता हूँ कि घर वाले आपको तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, पर उसके बाद अगर आप उससे इनकम नहीं लेके आ रहे हैं ना, तो एक जो चिड़िया भी होती है अपने बच्चों को ढकेल देती है एक बड़ा होने के बाद। तो आप जो कर रहे हो ऑब्वियसली आपका उसका एम होना चाहिए कि पैसा कमाना, और अपने पैशन के साथ करना है। मतलब करना है इसके लिए नहीं करना है, उसमें वो जुनून होना चाहिए। तो अपने आप मतलब आपकी स्किल्स ऑटो क्रेडिट सिस्टम पे जानी चाहिए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। तो स्किल्स मैटर करता है। तो स्किल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन टुडेज डे एंड वर्ल्ड, जनरेशन एज वर्ल्ड। आजकल एआई ने तो काफ़ी स्किल्स को रिप्लेस कर दिया है। जो वीडियो एडिटिंग सीख रहा था वो एआई 2 मिनट में दे रहा है। वो गिबली आर्ट जो था चैट जीपीटी वाला, वो पहले लोग बनाते थे, ड्रॉ करते थे, आज वो चैट जीपीटी 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ने ही उस ह्यूमन को रिप्लेस किया है, और आने वाला टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। पर एक चीज़ है कि एआई कभी स्किल्स और आर्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जो चीज़ बहुत हैंडमेड है, हाँ। जो चीज़ माइंड मेड है, वो वही रहेगी, उसको आप नहीं बदल सकते। आपने अपनी बिजनेस स्किल्स पे कब कैसे काम किया? जैसा आपने बोला कि हर तरह की स्किल आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी एट द टॉप लेवल, तो बिजनेस तो बहुत ज़रूरी है स्किल्स, नहीं तो आपको कोई भी बना के निकल जाएगा। देखिए, एक है जो हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अगर हिंदी में बताऊँ तो एक होता है मुद्दल। हाँ, मतलब आपकी चीज़ का amount, कॉस्ट, principal प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ। उसके ऊपर आप एक मार्जिन ऐड करते हो कि इतना। जैसे मेरे फोटोग्राफी के चार्जेस है पर डे 15,000, 15,000, तो मेरे को उसमें प्रॉफिट, मेरा क्लाइंट अगर लोकल एरिया से है तो 15,000 भी मुझे नहीं दे पाएगा, तो मैं उसको 3,000 में दे रहा हूँ। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 भी है, 15,000 भी, तो इस बीच का जो अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट उस सामने वाले बंदे से कितना परसेंट लेना है ये मैं डिसाइड करता हूँ। ये डिसाइड मेरा हमेशा एक्सपीरियंस ही करेगा। अगर कोई मरीन ड्राइव के सामने 4 BHK में रह रहा है और वहाँ आप जाके फ्री में उसको फोटोग्राफी करके दे रहे हो, तो यू आर फेल्ड एज अ फोटोग्राफर। और वही बंदा कोई काफ़ी छोटे एरिया में रह रहा है, काफ़ी झोपड़पट्टी में रह रहा है, या कुछ काफ़ी एकदम शायद वो नहीं अफोर्ड कर पाए ऐसे घर में रह रहे हैं, वहाँ जाके आप फ्री फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको पैसा मिले ना मिले आपको दुआ तो मिलेगी, और वो दुआ आपको कहीं ना कहीं बड़ा बनाएगी। तो दुआओं से आदमी बड़ा बनता है। हाँ, दुआओं से आदमी बड़ा बनता है, और दुआएं तब मिलती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के बिना वो काम करते हो। अगर आपने स्वार्थ रखा, स्वार्थ किस तरफ का, मतलब क्या स्वार्थ? एक होता है फेम, मेरा नाम बढ़े। एक होता है कि मुझे स्वार्थ इज इक्वल टू, मैं लालच बोलता हूँ। लालच है तभी स्वार्थ है, और स्वार्थ है तभी लालच है। तो लालच हमेशा पैसे की लोगों को होती है। तो अगर पैसा मिले ना मिले तो उसको उसका नाम बड़ा चाहिए। तो ये अगर आदमी छोड़ दे कहीं और, तो कहीं और जाके बन सकता है।
अब मेरे वेडिंग के एक ब्राइड ने फोटो डाला है, मुझे क्रेडिट ही नहीं दिया है, तो मुझे बुरा लग रहा है, तो ये मेरा स्वार्थ हो गया। पर उसने फोटो डाला है और मैंने उस पर कमेंट किया है वेरी नाइस, तो वो रिप्लाई आपको ज़रूर करेगी, थैंक यू फॉर कैप्चरिंग दिस ब्यूटीफुल फोटो। अब समझ गए? बढ़िया। तो स्वार्थ और अग्रेशन, या उसको अब मैं उसको नहीं बोल सकता ना भाई कि अरे आपने तो मुझे टैग भी नहीं किया, इतनी अच्छी फ़ोटो खींची मैडम। नहीं, को पॉजिटिवली चीज़ें लेने आना चाहिए। तो एज बीइंग अ सीकर आपको कितना हेल्प किया? सीकर यानी कि जो आप समझते हो सीकर, सर्चिंग और समथिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो सीकर में मुझे ये चीज़ पता चली कि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, एक। दूसरा, आप अगर एक सीकर हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है होना चाहिए। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं 100 लोगों को मार सकता हूँ तो मार भी सकता हूँ और नहीं भी मार सकता हूँ, पर मैं 100 लोगों को मार ही दूंगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए एज अ सीकर। अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि आप एज अ गेस्ट ही हो, कहीं इनवाइटेड हो एज अ फोटोग्राफर सीकर भी, तो आप इनवाइटेड हो तो आपका बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। अब वहाँ जा रहे हो फ़ोटो खींचने के लिए, लड़कियाँ ताड़ रहे हो, कोई चाहता है कि अपना इवेंट ख़राब ना हो, इसके लिए वो अपने भाई को शायद नहीं भी बोलती हो, वो फोटोग्राफर मुझे देख रहा है। पर ये कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली मेंटेन करना होगा, आपके लस्ट को संभालना होगा और कुछ इनोवेटिव बोलते हैं कि कुछ अलग करना होगा, तब आप जाके एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या एक अच्छे सीकर बन पाओगे जो कुछ अच्छा सर्च कर रहा है। बीइंग अ सीकर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर एज अ स्पीकर बोलता हूँ, आपको आपका आत्म परीक्षण करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, तब आप सीकर बन सकते हो। हर कोई सीकर नहीं बन सकता। सीकर बनने के लिए आप में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा सर्चिंग की भूख है वो होनी चाहिए। तीसरा, अगर मैं बताऊँ तो आप अगर किसी के लिए जो भी कर रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि उससे मुझे हमेशा कुछ मिलेगा ही। समथिंग जो कोई नहीं कर रहा है मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, तो आपको लोग ही सीकर बोलेंगे अगर मैं बोलता हूँ आप निस्वार्थ से उसके लिए कुछ कर रहे हो। और सबसे ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको मैटर करता है आपकी स्किल्स, और सबसे बड़ी बात है आपका ड्रीम या आपका विजन होगा तो ही आप सीकर बन सकते हो। तो थैंक यू प्रदीप भाई हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, सब ऐसा सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको भी शायद मज़ा आया होगा। काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए और एक सक्सेस स्टोरी और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कुछ चीज़ आज के डेट पे है, तो है पॉडकास्ट। यस। पॉडकास्ट के लिए गेस्ट एक सीकर ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के बिठा दिए। तो सीकर बनने के लिए स्ट्रगल और एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ये तो बेसिक है। तो ये शायद मेरी कही हुई बात किसी एक पर्सन को भी यूज़फुल हो गई उसके लाइफ में, तो भी ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो सकता है। जी।